बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है जनाब। मन मोहतरम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर शुएब अनवर का सलाम अर्ज़ है। और आज की ये जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 को लेकर के होगी। चैप्टर नंबर 9 को आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे और आप लोगों ने उसमें खास तौर पर एक बात बड़ी तसल्ली से पढ़ी होगी, और वो क्या है? याद है? रिमेंबर? लेक्चर नहीं देखे? ओए तुमने वो लेक्चर नहीं देखे? देखो, आपको इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 9 के ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देखे, जिसमें मैंने राउल्स लॉ को और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो यू हैव टू वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स फर्स्ट। दिस इज द अटमोस्ट प्रियोरिटी। मैं आपको लाजमी कह रहा हूं, आपके लिए ये लेक्चर अंडरस्टैंड करना बेहद ईजी हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं? इस लेक्चर के बिल्कुल आगाज में आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा राउल्स लॉ। आपको पता है कि राउल्स लॉ एक स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट है जो अगर स्टूडेंट को पता हो तो स्टूडेंट के लिए किसी भी किस्म की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। उसके बाद आप लोगों को नजर आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इनको कॉलिगेटिव क्यों कहा जाता है। और उसके बाद आप लोगों को सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स ने इंक्रीज क्यों होना है सॉल्यूट ऐड करने पर। इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोन एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा। और एंड पे आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स नजर आ रहा होगा। तो मेरे ये जो 10-15 मिनट के टाइम के अंदर आप लोगों को ये जो वीडियो लेक्चर सुनने को मिलेगा, इसमें सबसे पहले आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हवाले से बताना है। एज यू नो वेल अबाउट इट, ये बात वीडियो लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में बताई, तो अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों ने 4 डिफरेंस और कम से कम एक एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। आइडियल सॉल्यूशन किन को बोलते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या है वो डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करते हैं। राउल्स लॉ को ओबे करने वाले आइडियल हैं और जो ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल हो जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप आइडियल सॉल्यूशंस के केस में आएंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्सअप किया जाता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप होने पर किसी भी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आता। आप लोगों को जैसा कि पढ़ा हुआ, जिन्होंने सुना हुआ है लेक्चर या जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको याद होगा कि जैसे हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आके सॉल्यूट के साथ इंटरएक्शन स्टार्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि ओबे राउल्स लॉ करने के बाद अगला पॉइंट ये होता है कि नो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि जब आइडियल सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं तो नो चेंज इन द वॉल्यूम। नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होता, इधर वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रांग होने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेटेड है। फिर यहाँ पे वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर चेंज आए भी तो राउल्स लॉ के मुताबिक आता है। जब वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज नहीं आ रहा होगा। और ऐसे सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स के अंदर हम लोग लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस जितने भी हैं वो सारे राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। इसी तरह आप लोग जो एक जैसे लिक्विड्स को मिक्स करें, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बेंजीन के अंदर जो है वो आप मिक्स कर दें टोलुइन। टोलुइन जो है
वो बेंजीन की ही फैमिली का एक मेंबर है। फर्स्ट ईयर वालों सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। तो टोलुइन और बेंजीन को भी मिक्सअप करें तो वहाँ पर भी कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज नहीं आता, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। अगर वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं तो किसके अकॉर्डिंगली होते हैं? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट सेइंग अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एंड द ऑपोजिट विल बिकम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू लर्न सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, मैं आपको बता दूं, बाद में हम लोग जाके पढ़ते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो टाइप्स के होते हैं। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे लेक्चर पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यू हैव टू वॉच दैट वीडियो लेक्चर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन भी पढ़ाई हुई है, नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ाई हुई है कि अगर राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव डेविएशन हो तो उसका क्या मतलब है। फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले अलग से, लेकिन यहाँ पे इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन नहीं लिखनी, इसके अंदर आप लोगों ने जस्ट ये पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स और साथ में उनकी एग्जाम्पल्स। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद फर्दर आप लोगों को यहीं पर एक एडिशनल और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देता हूं, वो भी याद रख लीजिएगा। जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और इधर आ जाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस यूं समझ लो, आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की एक और नाम बता रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशंस को जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहा जाता है। ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं उनके अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के लिहाज से। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम लोग नॉन आइडियल कहते हैं। इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल डिस्टिलेशन, इसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन चलानी पड़ती है। लो जनाब, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को थोड़ा सा मैंने रिव्यू में डाल दिया। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के वेपर प्रेशर बढ़ना है तो हमारे पास किस टाइप की डेविएशन होगी, वेपर प्रेशर कम होना है तो किस टाइप की डेविएशन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने पर डेविएशन क्या कहलाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कम होने पर डेविएशन क्या कहलाएगी। ये सारी बातचीत आपके साथ शेयर करने के बाद असल मुद्दे पर चलते हैं, जो कि क्या है, राउल्ट्स लॉ। और आपको याद होगा, राउल्ट्स लॉ पढ़ाते हुए मैंने बस एक पिक्चर बनाई थी और उस एक पिक्चर से पूरे का पूरा राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया था। पेपर में जब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आए राउल्ट्स लॉ तो आपने इसकी फटाफट 3 मैथमेटिकल फॉर्म्स और 3 स्टेटमेंट्स को सिर्फ लिखना है, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, एक क्विक सा रिव्यू है आप लोगों के सामने, और इस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है इस वक्त सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट इस वक्त प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है उसको हम हमेशा x1 के साथ शो करते हैं, जो कि मोल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसका जो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला वेपर प्रेशर है उसको हम हमेशा P0 के साथ शो करते हैं, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। मगर जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देंगे, अब ये जो मैं आप लोगों को गोल 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 बंटे बना करके दिखा रहा हूँ अंदर, ये सॉल्यूट है। जैसे ही सॉल्यूट ने आ जाना है, अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो एक केस है, और अगर ये वोलेटाइल है तो दूसरा केस है। तो ये कंडीशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ भी आप लोगों ने पढ़ी हुई कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके भी व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल तो राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया गया। एनी हाउ, ये सॉल्यूट की जो अमाउंट है, ये जो मैंने अंदर लिखनी है सॉल्यूट, इस सॉल्यूट की अमाउंट को x2 के साथ शो किया जाता है। ये सॉल्यूट की मिकदार है। यूँ समझ लो सारे का सारा राउल्ट्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इकट्ठी आपके सामने एक्सप्लेन होने जा रही है। और जब ये सोल्यूशन बन जाता है फिर वेपर प्रेशर P0 नहीं होता, फिर वेपर प्रेशर जो है वो P होता है। ये P के ऊपर से नॉट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं ये नॉट हटा रहा हूँ, क्रॉस लगा रहा हूँ, आपको क्लियर बता रहा हूँ कि भाई P के ऊपर नॉट हो तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है।
अगर सिंपल पी हो तो सॉल्यूट ऐड होने के बाद जो सोल्यूशन बनता है ये उसका वेपर प्रेशर है, तो पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जब सॉल्यूट नहीं था। x2 सॉल्यूट की मिकदार है और x1 सॉल्वेंट की मिकदार है, और यहां से ये जो पी नॉट है इसको माइनस पी किया जाए तो बेटा ये हमें डेल्टा पी मिलता है, जो कि लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कहलाती है। क्या कहलाती है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो आइए जरा राउल्ट्स लॉ की पहली स्टेटमेंट ही बोलूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा, स्टेटमेंट आप लोगों को खुद ब खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन को किसके साथ शो करेंगे? पी। व्हाट इज पी? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यानी कि ये कहना चाहता हूं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन कब? जब उसमें सॉल्यूट ऐड हो चुका हो तो उसको पी के साथ शो करेंगे। इज इक्वल टू किसके? पी नॉट इंटू x1। इस स्टेटमेंट का पता क्या है? ये स्टेटमेंट कहती है कि भाई एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो पी नॉट है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो पी नॉट अगर कांस्टेंट है और ये इक्विलिटी का साइन है, ये सिंपल सी एक बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, और वो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, कि जैसे ही सॉल्यूट अंदर ऐड होता है, जैसे ही सॉल्यूट अंदर ऐड होता है तो व्हाट हैपन्स, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ जकड़ लेते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के बाहर एस्केप होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम। उस टेंडेंसी के कम होने की वजह से पी नॉट कम हो जाता है, और पी नॉट नहीं रहता क्योंकि सॉल्यूट आने की वजह से अब वो प्योर नहीं रहा, इसलिए उसके लिए पी यूज़ किया जाता है। तो बेटा अगर पी बढ़ाना चाहते हो तो सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाओ, और अगर कम करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपने इसको जो है वो चेंज करना है। तो ये बात मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छे से ज़हन में रख लेनी है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वो डाउट क्या है? वो डाउट सिर्फ ये है कि जब ऐड होते हैं सॉल्यूट तो हमारे पास वेपर प्रेशर के अंदर बाकायदा तौर पर एक वाज़े चेंज देखने को मिलता है, और वो चेंज कौन लेकर आ रहा होता है? सॉल्यूट। तो इसका मतलब है सॉल्यूट के आने से वेपर प्रेशर ने कम होना है और सॉल्वेंट के जाने से वेपर प्रेशर ने ज़्यादा होना है। तो स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको ये कहना चाहती है कि अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाओ। दूसरे नंबर पर मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। ये दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म है जो कहती है कि वेपर प्रेशर में जो कमी है वो अगर करवानी है तो सॉल्यूट की मिकदार बढ़ाओ, क्योंकि आपको पता है पी नॉट कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट और इक्विलिटी का साइन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के अंदर। राउल्ट्स लॉ सिंपल एक बात समझाता है, सॉल्यूट के ऐड करने पर वेपर प्रेशर में चेंज होना है। नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये पी नॉट इधर से लाकर इधर डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा पी ओवर पी नॉट। इसको बोला था लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, और ये प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ये 3 हैं राउल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म्स, और राउल्ट्स लॉ को स्टडी करने के लिए कहते हैं कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट एंड सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यही कंडीशंस हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। लो जी, राउल्ट्स लॉ की 3 मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़ा दी, साथ में ये पिक्चर बनाकर आइडिया दे दिया कि पी क्या है, पी नॉट क्या है, डेल्टा पी क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, और डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है, जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। एनीहाउ इसके साथ पी नॉट आएगा।
क्योंकि ये वाला पी नॉट इधर लेकर आए। लो जी, सवाल नंबर 1 डन, सवाल नंबर 2 डन, सवाल नंबर 3 भी ऑलमोस्ट डन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, और अब देखें एक्सप्लेन करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज क्यों होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। ये भी सवाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ही कवर अप होगा। और आप लोगों को बताता चला जाऊं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। द वर्ड, अब आपने व्हाई दे आर कॉल्ड सो, तो आपने आगाज कहां से करना है। वर्ड कॉलिगेटिव डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कोलेक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय कोलेक्टिव इफेक्ट, याद रख लीजिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स which depends upon number of particles of solute as well as solvent. Properties of liquids which depends upon number of particles of solute and solvent. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और द वर्ड कॉलिगेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम कलेक्टिव इफेक्ट विच मीन्स द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड solvent particles, which means the effect of solute and solvent particles. ये बात आपके जहन में अब रख लेनी चाहिए कि वर्ड कॉलिगेटिव का मतलब कलेक्टिव इफेक्ट है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो खास तौर पर देखें नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं। अब किया क्या जाता है, सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 kg सॉल्वेंट फिक्स कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के नंबर, तादाद, मॉलिक्यूल्स की अमाउंट फिक्स हो गई है, तो फिर ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही होंगी, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही होंगी। सॉल्यूट फिक्स कर देते हो तो सॉल्वेंट पे, इसका मतलब डिपेंड इसने दोनों पे करना है। दोनों के ऊपर डिपेंड करने की वजह से इनका नाम कलेक्टिव इफेक्ट है। ये लिखने के बाद आपने ये बता दिया कि वाई दे आर कॉल्ड सो, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स। बेटे सिर्फ नाम लिखने का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, और आपको पता है कि पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरएक्शन हो जाने की वजह से वेपर प्रेशर ने लाजमी कम होना है। तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा पी के साथ शो करते हैं, ये लाजमी लिखना साहब। उसके बाद दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आप लिखेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये फर्स्ट वन थी, ये सेकंड वन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी बी के साथ शो करते हैं, जो ये बताता है कि जब सॉल्यूट ऐड होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में बताया था, जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। अब बाकायदा तौर पर इस सवाल के जवाब में रीज़न लिखेंगे, वेन एवर यू ऐड द सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट देयर आर forces of attraction develops between solute and the solvent particles, as a result of which the vapor pressure of solvent decrease, and as we know the boiling point is a temperature at which vapor pressure and external pressure becomes equal। याद है ना, पढ़ा था, अरे याद करो, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो उस टेम्परेचर पर क्या स्टार्ट होती है, बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो बॉइलिंग एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होते हैं। अगर आपने वेपर प्रेशर कम कर लिया सॉल्यूट ऐड करके तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब तक वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट। तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी के साथ शो करते हैं। और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसकी बाकायदा एप्लीकेशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हैं उसमें से एमसीक्यू आएगा। और चौथे नंबर पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसकी कोई एज सच डिटेल नहीं है आपकी बुक के अंदर। मैं बता दूं
डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ के साथ शो करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई के साइन के साथ शो किया जाता है। लो जी, ये चार आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आ गई। इनको कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं, कलेक्टिव इफेक्ट आ गया। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई होगी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, सोल्यूट ऐड करके। आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। जैसा कि आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद होगी, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। और आपको पता था सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में मैंने एक फैक्टर बताया था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती है, वो ग्राफ्स होते हैं जो कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान बनते हैं, जिसमें आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने टेम्परेचर को और सॉल्युबिलिटी को अगर रखना है, ये रही सॉल्युबिलिटी, ये रहा टेम्परेचर, फिर ये रही सॉल्युबिलिटी और इसी तरह ये रहा टेम्परेचर। सो इट मीन्स दैट हमारे पास सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान बनने वाले ग्राफ जो होते हैं उनको सॉल्युबिलिटी कर्व्स का नाम दिया जाता था। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, क्या बोला मैंने, ग्राम्स में सॉल्यूट की वो मिकदार जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के कौन सा सोल्यूशन बनाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, ये भी लेक्चर में मौजूद है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान जो ग्राफ बनता है उनको सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। और दो टाइप्स की सॉल्युबिलिटी कर्व्स आपने बता देनी है, एक हमारे पास कंटिन्यूअस कहलाती हैं और दूसरी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस कहलाती हैं। कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स और डिसकंटिन्यूअस, क्या मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी व्हेन चेंज विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। ये देखिए, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने पर, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने पर, ये भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने पर। ये सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर के साथ कोई सडन फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, या तो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही या कम हो रही है। तो ये नीचे को ग्राफ सॉल्युबिलिटी के कम होने को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा आपने बताना है कि इस तरह की जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं, लाइक KNO3 की बात करें, लाइक KCl की बात करें, लाइक NaNO3 की बात करें, लाइक NaCl की बात करें जिसकी सॉल्युबिलिटी नहीं चेंज होती, लाइक लिथियम क्लोराइड की बात करें जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी में चेंज विदाउट एनी फ्लक्चुएशन कहलाती है कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। ग्राफ लाजमी बनाइएगा। और जब सॉल्युबिलिटी बढ़े फिर कम हो जाए, बढ़े फिर कम हो जाए, बढ़े फिर कम हो जाए, तो इस तरह की जब फ्लक्चुएशन आती हैं तो वो कहलाती है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। और उसकी वजह बनता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि एग्जांपल आपकी बुक में कैल्शियम क्लोराइड .6H2O है। जब ये अपना 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी के अंदर बाकायदा तौर पर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो ये वो जगह हैं फ्लक्चुएशंस की जहाँ पे वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं। तो मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है, फिर सॉल्युबिलिटी कर्व्स का बताना है, फिर 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी कर्व्स बता देनी है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि 1 नंबर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की 25 डिग्री सेल्सियस पर इतने ग्राम सॉल्युबिलिटी है, बुक के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लाजमी कहूँगा सॉल्युबिलिटी की एग्जांपल के बगैर हो सकता है आपको 1 नंबर ना दे, और यहाँ पर तो मैंने फिर ढेर लगा दिया एग्जांपल्स का। डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी के डिसकंटिन्यूटी की वजह क्या होती है वो भी लेक्चर में आपको बताई हुई है, ये पढ़ी हुई वजह, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम हीट कर रहे होते हैं सॉल्युबल करने के लिए तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होते हैं और सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है। तो ये रही स्टोरी इन क्वेश्चंस की, जिसमें आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिव्यू दिया, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के ऊपर बात की, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स की बात की। तो ये सारी बातें
लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में मौजूद है। मेजर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नाउ यू हैव टू वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल, जो कि आपके कॉलेज के LMS पर अपलोडेड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। टेक केयर, बाय बाय।